नमस्कार दोस्तों। यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो टॉपिक आपके लिए क्या योग्यता रखता है और क्या अहम भूमिका निभाता है आपके एजुकेशन में। चलिए, तो हमारा टॉपिक था जल निकास, वाटर ड्राइनेज इसे इंग्लिश में कहते हैं। जल निकास के बारे में हमने आपको पूर्व की जो क्लास थी, अर्थात इससे जो पहले की क्लास थी, उसमें थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया है कि जल निकास क्यों करते हैं, जल निकास होता क्या है और जल निकास से किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है। तो कई हमने पहलुओं पर चर्चा की, उसमें से हम जो एक विशेष पहलू पे जाके पहुंचे वो इसलिए पहुंचे, वो पहलू हमारा ये निकल करके आया सामने कि जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हमने सिंचाई के समय का प्रबंध पढ़ा था कि सिंचाई के समय के प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक उसी ही प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसके कई विशेष हमने कारण पढ़े हैं, उनमें से 3 कारणों के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं, उनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष जो बचे हुए 3 जो कारण थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बचे हुए 3 कारणों में चौथा कारण है वो यह है भूमि का असमतल होना। चौथा कारण कौन सा है? भूमि का असमतल होना। 5वां है वर्षा का अधिक होना और 6ठा है जल स्रोतों का जो धरातल होता है उससे नीचे होना। तो जल स्रोत है उनका धरातल नीचे होना, धरातल से नीचे होना। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे भूमि का असमतल होना, ये क्या है। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे आपसे, एक पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, भूमि का असमतल होना, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, असमतल, असमतल, अ धन समतल, ठीक है ना। असमतल कैसे बना है? अ प्लस समतल से। समतल का निर्माण कैसे हुआ है? सम प्लस तल। यहां तक आगे समझ में? हम पढ़ रहे हैं भूमि का असमतल होना, ठीक है। अब असमतल के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सर ये असमतल क्या है, आप इसका मतलब समझा दो, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे इसका मतलब। देखिए, असमतल का मतलब होता है, असमतल 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो है अ प्लस समतल। क्लियर? अ प्लस समतल। समतल शब्द में अगर हम अ आगे लगा देंगे, अगर हम उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? असमतल बन जाएगा। आपने हिंदी की ग्रामर पढ़ी होगी जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा होगा, उसमें उपसर्ग की परिभाषा दी जाती है कि वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्द के अंश अर्थात शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसलिए हम यह पढ़ रहे हैं असमतल, तो असमतल 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस समतल। इसमें समतल हमारा मूल शब्द है और अ इसका उपसर्ग है। तो अ के ऊपर चर्चा न करके हम समतल के ऊपर चर्चा करते हैं कि समतल क्या है। समतल भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस तल। क्लियर? समतल कितने शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? समतल 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस सम प्लस तल। अब देखिए, सम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बच्चों? सम का जो अर्थ होता है वो देखिए आप यहां, सम यानी समान और तल यानी धरातल।
ठीक है। तल यानी धरातल या मिट्टी का या भूमि का होना, मिट्टी या भूमि, ठीक है। सम यानी समान, तल यानी धरातल या मिट्टी या भूमि, ठीक है। हम जानते हैं मिट्टी और भूमि क्या चीज होती है, अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपर की लेयर जिसपे जीव जगत विद्यमान है, जिसपे जीव जंतु जीवित वस्तुएं विद्यमान है, जिसपे आवागमन होता है, वो चीज क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है, भूमि कहलाती है, और उसे ही हम धरातल मानते हैं। उसे क्या मानते हैं, हम धरातल मानते हैं। तो तल का क्या होना, समान होना, तल का समान होना अर्थात धरातल का समान होना। अब ये भी कह सकते हैं कि धरातल का समान होना क्या कहलाएगा, समतल। आगे समझ में, दोबारा समझिए, धरातल का समान होना या मिट्टी का समान होना या भूमि का समान होना क्या कहलाएगा, सम प्लस तल अर्थात समतल। क्या कहलाएगा बच्चों, सम प्लस तल बराबर समतल। यहां तक आ गया समझ में आपके, सम प्लस तल बराबर समतल, क्लियर। अब आगे चलिए, आप सम प्लस तल आपने पढ़ लिया, अब आप इसके ऊपर जाइए कि समतल का हमें शब्द पता चल गया। सम यानी समान, तल यानी धरातल, धरातल का समान होना अर्थात धरातल समान हो इस प्रकार से, जैसे सभी जगह समान हो, ऊबड़ खाबड़ नहीं हो ऐसे। ये क्या हो गया, ये असमान हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, समान हो गया। तो समान धरातल पे या समान शब्द के आगे अगर हम ए लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, असमतल। समतल शब्द के आगे अगर हम ए उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, असमतल। अब असमतल का मतलब क्या होता है, समतल का विपरीत, समतल का जस्ट उल्टा। इसका जो विपरीत शब्द होगा, इसका जो विपरीत शब्द होगा, है ना, विलोम जिसे कह सकते हैं हम, तो इसका विपरीत शब्द क्या निकलेगा, इसका दूसरा जो अर्थ निकलने वाला शब्द समतल का विपरीत क्या निकलेगा, असमतल। तो समतल, चूंकि समतल का अर्थ होता है समान धरातल वाली जगह या समान धरातल, समतल का मतलब क्या होता है, समान धरातल, इसलिए अ उपसर्ग जुड़ने के बाद ये क्या बन गया, असमतल बन गया। तो असमतल का मतलब समान के धरातल का, जो समान धरातल है उसका समान न होना अर्थात धरातल का क्या होना, धरातल का असमान होना, धरातल का ऊबड़ खाबड़ होना। जो हमारा धरातल है वो समान नहीं होकर के क्या है, असमान है, अर्थात धरातल का ऊबड़ खाबड़ होना, उसका असमान होना क्या कहलाएगा, असमतल कहलाएगा, क्लियर। असमतल यानी जो हमारा धरातल है, जो हमारी सतह है, जो हमारी भूमि है, उसका ऊबड़ खाबड़ होने क्या कहलाएगा बच्चों, असमतल कहलाएगा, क्लियर। अब आगे चलिए, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम शब्द का मतलब समझते हैं, ठीक है, शब्द के मतलब के बाद फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें शब्दों के मतलब को भी समझना जरूरी है कि शब्द क्या कह रहा है। आधा सा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो ऐसे शब्दों के मतलब में ही छिपा रहता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, शब्दों के आंसर होते हैं ना, वो शब्द के इस शॉर्ट जो होता है इसमें छिपा रहता है। ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि बहुत बड़े अर्थ को समायोजित करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, लंबे पूरे वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का कार्य कर रहा है कि असमतल का होना अर्थात भूमि का असमान होना, भूमि का ऊबड़ खाबड़ होना। अब ये जो है ये जल निकास के लिए क्यों है, ऐसी भूमि में जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि अगर हमारी जो मिट्टी है वो ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है, तो उसमें जल निकास क्यों, जल निकास की आवश्यकता क्यों। देखिए पहले हम निर्माण करते हैं मिट्टी का। ये हमारा धरातल है, ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा धरातल है, ठीक है। हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, धरातल हो गया, ठीक है। अब इसमें दे रखा है भूमि का असमतल होना, ठीक है, भूमि का असमतल होना। ये धरातल जो है ये, अब ये हमारा खेत है, ये बच्चों क्या है हमारा खेत, ये हमारा खेत है।
अब आप एक बात ध्यान में देखिए ढंग से कि इस हमारे खेत में कितने प्रकार के ऊबड़ खाबड़ बन रहे हैं। देखो हमारे खेत में ये जगह नीची है, ये जगह ऊंची है, ये जगह नीची है, ये जगह ऊंची है, ये जगह नीची है, ये जगह ऊंची है, यहां पे भी ये जगह ऊंची है। अर्थात ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कैसा बन रहा है? ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, या ऊंचा या नीचा, या ऊंचा या नीचा, इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है ये। तो इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उस प्रकार की मिट्टी में या इस प्रकार का जो धरातल होता है, जो नीचे का धरातल होता है, इस प्रकार की जो भूमि होती है, उसमें जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए अगर हमारा खेत ऊबड़ खाबड़ है, खेत ऊबड़ खाबड़ है, मिट्टी असमतल है, तो क्या होगा? उस स्थिति में अगर हम सिंचाई करते हैं, अगर हम सिंचाई करते हैं तो होता क्या है कि जो जगह ऊंची होती है, जैसे ये जगह ऊंची है, अब यहां अगर हम सिंचाई करेंगे या हम पानी डालेंगे तो पानी यहां से बहकर किधर आएगा? नीचे की तरफ इकट्ठा होगा। पानी बहकर इकट्ठा कहां होगा बच्चों? पानी बहकर के इकट्ठा नीचे की तरफ होगा। सेम वो क्यों प्रोसेस यहां है। अगर इस ऊंची जगह पे हम सिंचाई करेंगे, अगर यहां हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो पानी क्या होता है? पानी बहकर के नीचे की ओर गति करता है। सिंचाई हम नीचे भी कर रहे हैं, सिंचाई हम यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां का पानी तो एक जगह स्थिर है। अब बाकी ऊपर की जगह का पानी बहकर के कहां इकट्ठा हो रहा है? नीचे की तरफ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, पानी बहकर के किधर आ रहा है? नीचे। यहाँ पे पानी बह कहां आ रहा है बच्चों? पानी बह करके नीचे की तरफ गति कर रहा है। पानी बह के कहां गति कर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊंची जगह है, ये ढलान है। अगर इस पे पानी की बूंद गिरेगी तो पानी की बूंद फिसल करके कहां आएगी बच्चों? नीचे की तरफ आएगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ है। अगर यहाँ पानी की बूंद गिरती है या यहाँ पानी की बूंद गिरती है तो बह करके कहां इकट्ठा होगी? नीचे की तरफ। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा, और ये हिस्सा कौन सा है? ये बच्चों ऊंचा हिस्सा है, ऊंचाई वाला हिस्सा है। ये ऊंचा, ये नीचा। क्लियर? देखो ऊंचे हिस्से में अगर वर्षा होती है, ठीक है, अगर ऊंचे हिस्से में वर्षा होती है तो पानी बहकर किधर आ रहा है? नीचे हिस्से की तरफ। यहां पे भी नीचे हिस्से की तरफ, इधर भी नीचे हिस्से की तरफ, यहां पे भी नीचे हिस्से की तरफ। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा ये कि ये जो जगह है हमारी, ये सूखी रह जाएगी। कैसे रह जाएगी बच्चों? ये हमारी जगह कैसे रह जाएगी? सूखी, सिंचाई रहित, जो भी है ना ऊपर की जगह है, ये हमारी सूखी रह जाएगी। अर्थात यहां पानी रहेगा ही नहीं। ये हमारी जगह कैसी हो गई बच्चों? सूखी हो गई। क्यों सूखी हो गई? क्योंकि बारिश का पानी आया और या फिर सिंचाई का पानी जो हमने दिया था खेत में, वो पानी हमने खेत में पहुंचाया है, और वो पानी है जो ऊंचाई से और बह करके कहां चला गया? वो पानी बह करके, यहां से पानी बह करके नीचे की तरफ चले गया वो, और कहां इकट्ठा हो गया? नीचे की जगह पे इकट्ठा हो गया, निचले धरातलों में इकट्ठा हो गया। अब हमने जब खेत में बुआई कर रखी है, खेत में फसल बो रखी है, तो ऊपर की फसल सूखी रहेगी, नीचे की फसल भी नुकसान पहुंचाएगी। कैसे? कि यहां पे तो पानी की मात्रा आवश्यकता से क्या है? ज्यादा। यहां पे तो पानी की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा है, और यहां पे पानी की मात्रा आवश्यकता से कम है। जबकि हमने सिंचाई दोनों जगह पे क्या की है? सिंचाई यहां पे और सिंचाई यहां पे क्या की है बच्चों? हमने जो की है सिंचाई, हमने सिंचाई की है, वो सिंचाई की है, क्या की है? बराबर। हमने जो सिंचाई की है वो दोनों जगह पे क्या की है? बराबर की है। लेकिन बराबर करने के बाद भी ऊंचे वाले क्षेत्र से पानी बह करके नीचे की तरफ आ जाने के कारण ऊपर की जगह कैसी रह जाती है? सूखी रह जाती है, और नीचे की तरफ बह के आता है। इस वजह से निचले क्षेत्रों में या ढलान वाले क्षेत्रों में पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो उसी स्थिति में जब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमारी फसल को गलने का नुकसान रहता है। हमारी फसल गल सकती है, हमारी फसल में डैंपिंग ऑफ रोग हो सकता है, फसल गलन, जिसको
आर्द्र गलन बोलते हैं। वो गलन की समस्या हो सकती है, हमारी फसल गल सकती है, क्योंकि पानी में डूबे रहने पर पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए जड़ें अपनी क्रिया नहीं कर पाती, इसलिए पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। वही कंडीशन यहां पे होगी। अगर यहां पे इसको मैं आपको बड़ा करके समझाऊं, ये जो चित्र है इसको आप यहां समझो, ठीक है, इधर समझो आप। इस चित्र को मैं यहां बड़ा करके समझाता हूं कि ये जो हमारा ढाल है, ये हमारा ढाल है, ये हमारे पौधे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है बच्चों, पौधे हैं। अगर इसमें इतना पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, इसमें अगर इतना पानी भर देते हैं हम तो क्या होगा बच्चों, ये पौधे इतने यहां से क्या होंगे, सड़ जाएंगे। ये पौधे इतने जो यहाँ के हैं, अर्थात जो इस जगह तक हैं वो पौधे क्या हो जाएंगे बच्चों, इस जगह तक के पौधे क्या होंगे, सड़ जाएंगे। इस जगह तक के पौधे क्या होंगे, सड़ जाएंगे। इसलिए इस सड़न से बचने के लिए, इस सड़न से बचने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, जल निकास किया जाता है। आगे समझ में, इस सड़न से बचने के लिए, फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जल निकास किया जाता है। इसलिए अगर भूमि असमतल है, भूमि अगर इस प्रकार की है, तो भी हमें जल निकास करना जरूरी है, जल निकास करना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हमारी मिट्टी कैसी है बच्चों, हमारी जो भूमि का धरातल है वो असमतल है, वो समान नहीं है। इस वजह से हमें सिंचाई के जल को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। इसको एक बार और समझ लीजिए जिनके समझ में नहीं आया है, हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक है ये, आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं कि हमारी मिट्टी का असमतल होना जल निकास के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, वो देखिए आप, अगर हमारी मिट्टी असमतल है, इस प्रकार की है, हमारी मिट्टी अगर इस प्रकार की है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बारिश का पानी जो ऊपर के क्षेत्रों में पड़ा है, ऊपर के क्षेत्रों में जो पानी डला है, वो पानी ऊपर के क्षेत्रों से बह करके किधर आ जाएगा, नीचे के क्षेत्रों में आ जाएगा। कहां आ जाएगा बच्चों, ऊपर के क्षेत्रों से बह करके वो पानी नीचे के क्षेत्रों में आ जाएगा। और नीचे के क्षेत्रों में आने के कारण जो नीचे के क्षेत्रों में जो फसलें हैं उनको गलने का भय रहेगा, फसल गलने का भय रहेगा। इसलिए क्या करेंगे हम, इसलिए जल निकास को अपनाएंगे। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, हम जल निकास को अपनाएंगे, क्योंकि जल निकास से अगर भूमि असमतल है तो इस असमतल भूमि में भी फसल ले सकते हैं हम, इस असमतल भूमि में भी फसल को हम उगा सकते हैं, फसल ले सकते हैं। इस असमतल भूमि में भी, इस असमतल भूमि में भी हम फसल ले सकते हैं। तो आज ये जो टॉपिक था मेरी समझ में आ गया होगा कि भूमि का असमतल होना ये किस प्रकार से जरूरी है कि इसमें हम जल निकास करें, तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। तो पांचवा हमारा टॉपिक था अधिक वर्षा का होना। ठीक है, तो चलिए हम पांचवें टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो पांचवा टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं हम। ये जो है ये तो समझ में आ गया होगा आपके, अगर धरातल समान नहीं है तो किस प्रकार से हमें सिंचाई जल जो बाहर निकालना जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक वर्षा का होना। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों हमारा, जो 5वें नंबर का है वो है अधिक वर्षा का होना। अधिक वर्षा का होना। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी भूमिका रखता है जल निकास के लिए। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका आपके अर्थ समझ में नहीं आए। अधिक यानी आवश्यकता से ज्यादा, अधिक 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 यानी आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा। अगर आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज हमें मिल रही है तो क्या उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे अधिक। वही आ गई बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द
आवश्यकता से ज्यादा क्या कहलाएगा? अधिक। क्या कहलाएगा बच्चों? उसे हम क्या कहेंगे? अधिक। और आवश्यकताओं से कम क्या कहेंगे हम? इसका ऊपरा जो है अधिक, इसका जस्ट विपरीत। अधिक का क्या होगा? कम या न्यून। अधिक का न्यून। ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों मैंने आपको लिखवा दिया, कम भी हो सकता है, न्यून भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आवश्यकता से ज्यादा अर्थात अधिक। अगर आवश्यकता से ज्यादा वर्षा हो रही है, आवश्यकता से ज्यादा अगर वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, रेन हो रही है, तो उस आवश्यकता से ज्यादा वर्षा होने पर हम जल निकास को अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे वो देखिए आप। जैसा आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है, बारिश की जो गति होती है, बारिश का जो समय होता है, वो बच्चों किसी के हाथ में नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको रोक पाना किसी के हाथ में नहीं है। अगर वर्षा स्टार्ट हो गई तो वो अपने हिसाब से ही बंद होगी, किसी भी मैनुअल अर्थात व्यक्तिगत हस्तक्षेप से वो वर्षा रुक नहीं सकती। जैसे कि हमारा कोई ऐसा जादू मंत्र फूंके कि वर्षा रुक जाए। अगर ऐसा हो तो तमाम वो शादियां जो बारिश की वजह से बर्बाद होती हैं, तमाम बारिश की वजह से होने वाले नुकसान, तमाम बारिश की वजह से आने वाली बाढ़ें हम रोक लें। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको रोक पाना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास मनुष्य होने के नाते, समझदार होने के नाते फर्ज एक ही बनता है कि इन जो विपरीत आपदाएं हैं इनसे बचाव रखें। अगर आपदाएं आती हैं तो आपदा का बचाव रखें। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, एक अलग से विभाग बना रखा है जो आपदा प्रबंधन का कार्य करता है। विशेष जब आपदा आ जाती है तो उस समय कार्य करता है। चाहे आपदा बारिश के समय आए तो बारिश के अलग रहेंगे विभाग, अगर सूखे के समय आए तो अलग रहेगा विभाग, विशेष बीमारी की वजह से आए तो अलग रहेगा विभाग, अगर किसी अलग अचानक से कोई अकाल पड़ जाए तो उसका विभाग अलग रहेगा। तो ये जो आवश्यकता से अधिक जो चीजें आती हैं, आवश्यकता से कम जो होती हैं, तो इस प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है तो उसके विभाग भी अलग रहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा है एक प्रकार की, इसको हम रोक नहीं सकते, इससे केवल हम बचाव रख सकते हैं, इससे हम सावधानी रख सकते हैं। तो अधिक वर्षा है, अधिक बारिश होने की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो फसलें पानी में डूब जाती हैं। फसल जो होती हैं पानी में डूब जाती है। डूबने से मतलब है आधी डूबती हैं। कई बार अगर ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाए तो पूरे खेत के खेत भर जाते हैं, पूरी फसल भी डूब जाती है, पूरी फसल भी डूब जाती है। जब हमारी फसल ही डूब जा गई तो बताइए पौधा विकास कहां से करेगा? जब खेत में अगर हम पानी भर दें, पूरा जितनी बड़ी फसल है अगर उतना हम पानी भर दें तो क्या हमारी फसल उसमें ग्रोथ कर पाएगी? क्या हमारी फसल वृद्धि कर पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। वृद्धि कैसे करेगी? उसको आवश्यक चीजें, आवश्यक जितनी भी मूलभूत उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। आवश्यक जितनी भी उसके पहलू हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, वो प्रोवाइड ही नहीं हो पा रहा। उसको तो पानी प्रोवाइड हो रहा है। तो अधिक मात्रा में सिंचाई भी नुकसानदायक है, अधिक मात्रा में वर्षा भी नुकसानदायक है, और वर्षा का नहीं होना वो भी नुकसानदायक है, और सिंचाई का नहीं होना भी नुकसानदायक है। अर्थात अगर कोई चीज कम है तो भी नुकसानदायक है, कोई चीज ज्यादा है तो भी नुकसानदायक है। इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस होना बहुत जरूरी, चाहे किसी भी चीज में देख लो, आप खाने पीने में देख लो बैलेंस सिस्टम जुड़ा हुआ है, एनर्जी फ्लो में देख लो बैलेंस सिस्टम जुड़ा हुआ है। एनर्जी फ्लो जिसको ऊर्जा का चक्र बोलते हैं, जिसमें एक पशु दूसरे पशु को खाता है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता,
ये आपके बायोलॉजी में चलेंगे चैप्टर, ये बायो में है, तो वहां से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा इतनी सारी बातें बताने का मतलब केवल एक ही है कि अगर बारिश अधिक मात्रा में हुई है तो उस वजह से हमारे पौधे बारिश में डूब जाते हैं, बारिश में डूबने की वजह से गल जाते हैं। चूंकि बारिश का जो पानी होता है उस पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। बारिश का जो पानी होता है, भाई बारिश के पानी में पेड़ पौधे जल्दी क्यों गलते हैं, इसका कारण सुनिए आप। और बारिश का पानी पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, ऐसा कहते हैं कि आप 2-3 बार सिंचाई कर लो या एक बार वर्षा का बारिश हो जाने तो बराबर है। अगर एक बार बारिश हो गई तो आपको 2 से 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वर्षा के पानी में, बारिश का जो पानी है उसमें खनिज लवण अर्थात जिसको हम लवण तत्व कह सकते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। वर्षा का पानी होता है उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से फसल हमारी गल जाती है। एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारी फसल गल जाती है। इसलिए सिंचाई का पानी अगर आवश्यकता से ज्यादा है तो भी क्या है बच्चों, नुकसानदायक है। वर्षा का पानी आवश्यकता से ज्यादा है तो अधिक नुकसानदायक है। इसलिए पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ये कहता है कि अधिक वर्षा अगर हो रही है तो जल निकास जरूरी है, जल निकास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आपके समझ में आया कि अधिक जो वर्षा का पानी है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से हमारी फसल को प्रभाव छोड़ता है, फसल को प्रभावित करता है। तो एक बार इसको हम ड्राइंग बना के भी समझते हैं। वो कैसे, वो ऐसे देखिए कि ये हमारा फील्ड है, ठीक है, और इसमें हमने ये फसल उगा रखी है, ठीक, ये हमारी फसलें हैं और ये हमारा क्या है बच्चों, फील्ड। देखो चित्र बनाएंगे समझेंगे, समझ में आराम से आएगा खूब। ये हमारी फसल है, ठीक है। अगर इस फसल में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो हमारी फसल क्या होगी बच्चों, डूब जाएगी। फसल क्या होगी, हमारी फसल डूब जाएगी। हमारी फसल क्या होगी बच्चों, डूब जाएगी। क्योंकि वर्षा के जो पानी होता है, वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चों, अम्ल की मात्रा क्या होती है, सामान्य पानी की तुलना में ज्यादा होती है। अम्ल की मात्रा सामान्य पानी की तुलना में क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। अम्ल यानी एसिड, अम्ल यानी एसिड। इसलिए आपने सुना होगा तो एक नाम भी चलता है अम्लीय वर्षा, एक नाम आपने सुना होगा वो खूब चलता है कृषि में, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, इसका मुख्य तत्व क्या है, इसका मुख्य तत्व HCN। अम्ल वर्षा में केमिकल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एसिड रेन बोलते हैं इसको। तो ये अम्ल वर्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अम्ल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है बच्चों, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। अम्ल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, एसिड की मात्रा या अम्ल। तो वर्षा के पानी में अम्ल ज्यादा होगा। अम्ल का काम क्या है, अम्ल का काम है फसल को गलाना, क्योंकि अम्ल में क्या पाई जाती है, गर्मी। अम्ल में क्या पाई जाती है, गर्मी और गलने वाला गुण, गलाने वाला गुण। अम्ल जो होते हैं इनमें गलाने वाला गुण पाया जाता है। आपने देखा होगा कि अम्ल से याद आता है नींबू, अम्ल से क्या याद आता है, नींबू। नींबू में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और मैंने यह लिखाया है कि अम्ल होता है, अम्ल का कार्य क्या है, गलाना। तो नींबू के रस में अगर हम मिर्च डालेंगे, नींबू के रस में अगर हम हरी मिर्च डालेंगे तो बताओ हरी मिर्च गलेगी कि नहीं गलेगी, गलेगी ना।
दूसरी बात, अगर किसी के पथरी हो रही है तो उसको क्या करते हैं, नींबू का रस पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू का कार्य क्या है, जो भी कठोर चीज होती है उसको गलाना। तो पेट में जो पथरी या लोह तत्व जो होता है उसको वो काट करके बाहर निकाल देता है। तो नींबू भी अम्ल हुआ, नींबू भी अम्ल हुआ, लेकिन नींबू के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा है। और अम्ल किस रूप में है? अम्ल सिट्रिक के रूप में है। किसके रूप में है? सिट्रिक के रूप में। वही हम बात करेंगे दूसरे फल आपके अंगूर की। इस समय अंगूर आ रहे हैं, तो अंगूर से कौन सा अम्ल बनता है? अंगूर से टार्ट्रिक अम्ल बनता है। कौन सा बनता है? तो विद्यार्थियों, कौन सा बनता है? अंगूर से जो अम्ल बनता है वो बनता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा बनता है बच्चों? टार्ट्रिक अम्ल। तो इन अम्लों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन इनका कार्य क्या है? गलाना। कार्य क्या है बच्चों? इनका गलाना। ठीक है, तो यहां देख लिया आपने कि जो एसिड होता है, अम्लीय वर्षा होती है, चूंकि इसमें गलाने वाला गुण पाया जाता है, इसमें गलाने वाला गुण पाया जाता है, इस वजह से अगर ये हमारी फसल में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, हमारी फसल को अधिक मात्रा में मिल जाएगा, तो हमारी फसल भी क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी फसल भी गल जाएगी। हमारी फसल भी कैसी हो जाएगी बच्चों? हमारी फसल भी गल जाएगी। तो इस गलने से बचाने के लिए, इस गलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? जल निकास करेंगे। क्या करेंगे? जल निकास करेंगे। आगे समझ में? अधिक वर्षा होने के कारण हमारी जो फसल है वो क्या हो जाती है? गल जाती है। इसलिए गलने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? गलने से बचाने के लिए हम जल निकास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गलने से बचाने के लिए हम जल निकास अपनाएंगे। तो अधिक वर्षा भी इस प्रकार से नुकसानदायक होती है, अधिक वर्षा भी इस प्रकार से हानिकारक होती है। अब हमारा जो अंतिम बिंदु बच रहा है वो बच रहा है कि जल स्रोतों का धरातल से नीचा होना। ठीक है, तो इसको भी हम अभी समझ लेते हैं कि जो जल स्रोत होते हैं अगर वो धरातल से नीचे हैं तो उसमें जल निकास की जरूरत क्यों पड़ती है? जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो चलिए उसको पढ़ते हैं हम। जो हमारा धरातल होता है, जो जल स्रोत होते हैं, अगर वो धरातल से नीचे हैं, हमारे जल स्रोत किससे नीचे हैं बच्चों? अगर हमारे जल स्रोत धरातल से अगर नीचे हैं तो भी हमें जल निकास की आवश्यकता है। जल स्रोत का धरातल से नीचे होना। जल स्रोतों से धरातल का क्या होना बच्चों? धरातल का नीचा होना। अब देखिए इसको, आपने, जैसा कि मैं आपको हर टॉपिक में समझाता हूं, अगर आपने इस लाइन का मतलब समझ लिया तो इसमें लिखना क्या है आपके समझ में अपने आप आ जाएगा। आपने अगर इस लाइन का मतलब समझ लिया ना, मीन समझ लिया, इस लाइन में क्या लिखा गया है या फिर ये लाइन क्या कहना चाहती है, आपके समझ में स्वतः ही आ जाएगा। तो देखिए उसको हम पढ़ रहे हैं, जल स्रोत से धरातल का नीचा होना या जल स्रोतों का, इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, जो सेकंड लैंग्वेज उस पर लिख सकते हैं, जल स्रोतों का धरातल से क्या होना? नीचे होना। ठीक है, जल स्रोतों का किससे नीचे होना बच्चों? जल स्रोतों का धरातल से नीचे होना। ठीक है, अब हमारे सामने शब्द आया है कि सर ये जल स्रोत क्या चीज है? जल स्रोत दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस स्रोत। ठीक है, जल का अर्थ आप जानते हो, जल यानी पानी या जल यानी वाटर। ठीक है, जल यानी पानी, जल यानी वाटर। नेक्स्ट,
स्रोत, स्रोत का क्या अर्थ होता है? स्रोत का अर्थ होता है पानी का माध्यम, या कोई भी चीज हो उसका माध्यम, अर्थात जहां से वो चीज क्या हो रही हो, जिसके द्वारा वो उपलब्ध हो रही हो। क्या हो रही है बच्चों? उपलब्ध होना, अवेलेबल हो रही है, उपलब्ध हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? स्रोत, या फिर अंग्रेजी में सोर्स। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि वाटर का जो सोर्स है, वाटर सोर्स, वाटर सोर्स है अर्थात जल स्रोत है, इनका धरातल से क्या होना? नीचे होना। धरातल अर्थात भूमि, धरातल अर्थात भूमि या मिट्टी। किसकी मिट्टी? खेत की मिट्टी। भूमि किसकी? खेत की भूमि। ठीक है ना, मतलब खेत में जो मिट्टी है, अपन खेत की मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि किस सिंचाई हम खेत में करेंगे, पानी खेत में इकट्ठा होता है, तो खेत की मिट्टी का या खेत की मिट्टी से जल स्रोतों का क्या होना? नीचे होना। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको आप समझो। पहले हम बात कर रहे हैं जल स्रोत की। जल स्रोत होते हैं, ये वो माध्यम है जो कि जल क्या कराते हैं? जल की पूर्ति करवाते हैं। जल स्रोत क्या करवाते हैं बच्चों? जल की पूर्ति करवाते हैं। ठीक है, तो जल की पूर्ति कराने वाले कौन हुए? जल स्रोत। जल स्रोतों का धरातल से नीचे होना, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उस स्थिति में हमें जल निकास जरूरी है। अब ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके लिए हम इसको मिटा के दोबारा से समझेंगे कि जल स्रोत अगर नीचा है या जल स्रोत से अगर धरातल नीचा है तो ये किस प्रकार से हमारी जल निकास के लिए जरूरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखिए बच्चों, ये हमारा है धरातल, ये हमारा क्या है बच्चों? धरातल। ठीक है, और ये हमारे जल स्रोत है, ये हमारे क्या है? जल स्रोत। ठीक है, ऊपर की लाइन क्या है बच्चों? ऊपर की लाइन किसे दर्शाती है? ऊपर की लाइन दर्शाती है धरातल को। बच्चों, ऊपर की लाइन किसे दर्शा रही है? ऊपर की लाइन दर्शा रही है धरातल को। और नीचे की लाइन किसे दर्शा रही है? नीचे की लाइन दिखा रही है पानी, नीचे की लाइन दिखा रही है पानी के स्रोत को। ठीक है ना, पानी के स्रोत को। अब आप इससे समझ लेंगे, अब आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। वो इस प्रकार से देखिए, जल स्रोत का धरातल से नीचे होना हमारा पॉइंट है। हमारा जल स्रोत ये है, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या है? हमारा धरातल है। ठीक, अगर जल स्रोत धरातल से क्या होंगे? नीचे होंगे। धरातल से नीचे होंगे तो क्या होगा? अगर जल स्रोत धरातल से नीचे होंगे तो पौधे को इजी वे में ही पानी मिल जाएगा, सामान्यतः ही पानी मिल जाएगा। सामान्यतः क्या मिल जाएगा बच्चों? पानी मिल जाएगा। पानी की आपूर्ति क्या हो जाएगी? सामान्यतः हो जाएगी, क्योंकि जो जल स्रोत है वो धरातल से नीचे ही है। जो जल स्रोत है वो क्या है बच्चों? धरातल से नीचे ही है। इस वजह से क्या होगा? जो जल स्रोत है, जल स्रोत हमारे क्या है? धरातल से नीचे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कि जो जल स्रोत है, ठीक है, इन जल स्रोतों से अगर हमारा धरातल ऊपर हो जाता है, क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, अर्थात जल स्रोतों का धरातल जो है वो धरातल नीचे है हमारा। देखो, ये शब्द में ही सारा खेल है। जो ऊपर की लाइन है ना, यही पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही है, यही पूरा अर्थ बता रही है हमको कि हमें क्या पढ़ना है। इसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमें
कितना स्टडी करनी है। देखो हमारे जल स्रोत के जो धरातल है, ये हमारा धरातल है, ये हमारा जल स्रोत है, ठीक है। इसका जो लेवल है वो लेवल हमारी जो ऊपर की पृथ्वी जो धरती की लेवल है, अगर ये उससे ऊपर है, ठीक है, धरातल जो है वो नीचे है, जल स्रोत का धरातल किससे नीचे हो, मिट्टी से नीचे। इसे आप ऐसे लिख लो, मिट्टी से नीचे हो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर जल स्रोत का धरातल हमारी मिट्टी से नीचे होगा तो हमारी मिट्टी क्या होगी, जल स्रोत से ऊपर रहेगी। उस कंडीशन में होता यह है कि जो पानी होता है वो पौधे को सिंपल ही उपलब्ध हो जाता है और उस स्थिति में पानी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में और लिख के समझते हैं कि जल स्रोत से नीचे धरातल होना, ठीक है। इसको हम एक लैंग्वेज में और लिख लेते हैं। देखो लिखने का ही फर्क है, ये जो खेल है ना पूरा लिखने का ही है। जल स्रोतों से ये सब लिखने का ही फेर है, ठीक है। जल स्रोतों से नीचा धरातल होना। देखो जो जल स्रोत का धरातल है वो सामान्य धरातल से क्या हो, अगर नीचे हो, ठीक है ना, या सामान्य धरातल जल स्रोत के धरातल से नीचे हो। अब होगा क्या, उसमें ये होगा कि ये जो धरातल है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा धरातल है, ठीक, इस प्रकार से। और जल स्रोत है, जल स्रोत ये है, इस प्रकार जल स्रोत है। तो अगर जल स्रोत से धरातल क्या होता है, नीचे होता है, ये क्या है बच्चों, धरातल किसका, मिट्टी का, ठीक है। और ये हिस्सा किसका है, जल का, जल स्रोतों का, ठीक है। तो इस जल स्रोत का धरातल ये हुआ और मिट्टी का धरातल ये हुआ। इस जल स्रोत से अगर मिट्टी का धरातल नीचा है, जल स्रोत से नीचे, किससे नीचे, जल स्रोत से नीचे अगर हमारी मिट्टी का धरातल है, मिट्टी का क्या है, धरातल है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जल स्रोतों से पानी सामान्य रूप में ही या आसानी से ही हमारे मिट्टी पे उपलब्ध हो जाएगा, धरातल पे इकट्ठा हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि हमारी जो फसलें हैं वो फसलों में गलने का भय रहेगा। किसका रहेगा बच्चों, गलने का भय रहेगा। अधिक नमी के कारण पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर जल स्रोत हमारे धरातल से ऊंचे हैं, जल स्रोत का जो लेवल है, वाटर सोर्स का जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर है, वाटर सोर्स का जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो क्या होगा, उस ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो ग्राउंड लेवल पे बह के आ जाएगा, ग्राउंड लेवल पे इकट्ठा हो जाएगा। इसी वजह से हमें जल निकास की आवश्यकता है कि उस जगह से हम क्या करेंगे, फिर उस जगह से पानी को हम बाहर निकालेंगे, उस जगह से पानी को हम बाहर निकालेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर जल स्रोत ऊंचा कैसे हो सकता है, मिट्टी से हो सकता है। आपने देखा हो तो कई जगह ऐसे जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, डूंगर में से पानी रिस रहा है, होता है ना ऐसा, डूंगर में से पानी रिस रहा है, पहाड़ में से पानी बह रहा है, तो वो ऊंचे स्रोत है पानी के, वो ऊंचे हैं, वहां से पानी बह करके नीचे की तरफ इकट्ठा होता है। तो जल स्रोत ऊंचा है, धरती अगर नीची है तो पानी बह करके नीचे ही आएगा और नीचे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। जहां पे पानी इकट्ठा है, दुर्भाग्यवश हमने वहां फसल उगा रखी है, वहां हमने फसल उगा रखी है, तो क्या होगा, उस स्थिति में हमारी फसल गल करके नष्ट हो जाएगी, हमारी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए भी जल निकास आवश्यक है। इसको दोबारा समझो, अगर जल स्रोत का जो स्तर है वो धरातल से अगर नीचे है, या जल स्रोत से अपना जो धरातल है वो क्या है, मिट्टी का धरातल नीचे है, जल स्रोतों से
नीचा मिट्टी का अगर धरातल है, इस मिट्टी का धरातल जल स्रोत से नीचे है, तो क्या होगा, हमारी जो पानी है वो बह करके नीचे की तरफ आ जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और हमारी फसल गल जाएगी। तो उस गलने से फसल को बचाने के लिए क्या जरूरी है, उस गलने से फसल को बचाने के लिए जल निकास जरूरी है। क्या समझ में, हमारी फसल गले नहीं, इसलिए उससे बचाने के लिए बच्चों क्या जरूरी है, जल निकास जरूरी है। तो ये आज के 3 पॉइंट थे, जिसमें तीसरा पॉइंट थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कंफ्यूजन वाला कि सर कंफ्यूजन है, आप बार बार लिख लिख के मिटा रहे हो बार बार। तो ये क्या है, देखो शब्द का ही फेर है, शब्दों को आगे पीछे कर दो उसका अर्थ बदल जाएगा पूरा, शब्दों को आपने आगे पीछे कर दिया तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। यहां हमने वही किया है, जल स्रोतों से नीचा मिट्टी का धरातल होना, इसमें हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है, सिंपल भाषा में लिखवाया ताकि आपकी समझ में अच्छा है। तो बच्चों आज का ये टॉपिक था हमारा, जो कि पूरा हो गया है। अब कल हम एक अलग विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो दोस्तों, आप रेगुलर बने रहिए, हमारे क्लासों को लेते रहिए, और अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो पूछ सकते हो आप। उसके लिए हमारे मोबाइल नंबर, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, मैसेज बॉक्स खुले हुए हैं, आप निश्चिंत होकर संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे प्रश्न आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने आईसीआर का फॉर्म नहीं भरा है, वो कृपया करके आईसीएआर का फॉर्म समय रहते ही भर देंगे, सभी को सूचना है ये। दूसरी बात, मेरे पास रोज फोन करते हैं पेरेंट्स लोग, रोज मैं बात करता हूं, तो सबका कहना यही है कि एक पेरेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा व्यू दिया है, मैं चाहूंगा उस व्यू को मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था, ये आप इसको उतार लेना आराम से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि कृषि में अगर जेट की परीक्षा में 1 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं, कितने, जेट की परीक्षा में अगर 1 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो उसमें 50% तैयारी करने वाले लोग कहां के होंगे, उदयपुर के, उदयपुर में भी रॉयल के, रॉयल जो इंस्टीट्यूट है इसके मिलेंगे कितने, 50%। देखो, मेरा किसी कोचिंग को बदनाम करने का तात्पर्य नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम सिंपल भाषा में ये समझेंगे कि 50% जो इंस्टीट्यूट है वो कहां से, बच्चे कहां से निकलते हैं, उदयपुर से निकलते हैं। तो इसका 50% कितना हुआ, लगभग 50,000। कितना हुआ, 50,000। अगर हमारे बच्चे बैठते हैं जेट में 50,000, तो उदयपुर से लगभग बच्चे कितने निकलेंगे, 25,000। कितने निकलेंगे बच्चों, 25,000। हमने यह आंकड़ा लगाया है, आकलन जो लिया है वो कितना लिया है कि मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, इनमें से एक कोचिंग में अगर 10,000 बच्चे भी, अगर 10,000 विद्यार्थी भी अगर यहां तैयारी कर रहे हैं, तो यहां आपको खतरा ज्यादा है। वो कैसे, वो इसलिए है कि 10,000 विद्यार्थियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, 10,000 व्यक्ति हैं, 10,000 विद्यार्थी हैं, ये हॉस्टल में भी रहेंगे। कहाँ रहेंगे बच्चों, ये हॉस्टल में भी रहेंगे, तो हॉस्टल में भी सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में आपके कोरोना से संक्रमित होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हो। इसलिए आप वो जगह, आप भीड़ में जाना चाहते हो या ऐसी जगह पे जहां भीड़ कम हो, आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए इस चीज का। एक पेरेंट्स ने मेरे को सुझाव दिया था ये कि सर 10,000 बच्चे जाएंगे और वहां हम हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो किस प्रकार से ध्यान रखेंगे। 10,000 बच्चों में हमारे बच्चे तक का नाम पता नहीं रहेगा, उसको वो ध्यान कहां से रखेंगे, उनका काम तो इस पे रहेगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पहले पैसे डलवाओ, फिर आप फ्री पढ़ाई करो।
तो ये बच्चों सब आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप चाहो तो बच सकते हो। हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए मैसेज था। तो उम्मीद करूंगा आपके समझ में आया होगा आज का चैप्टर। तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और घर पे बने रहिए, कुछ समय की बात और उसके बाद हम फ्री, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।